बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। में से वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फौरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज की जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर हम अपनी मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे वाई वी स्टडी द मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट को स्टडी क्यों करते हैं। लेकिन इससे पहले इसमें कुछ ऊपर टॉपिक्स वगैरह हमारे गुजरे हैं तो वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है अगले बुलेट पे आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है वाई वी स्टडी द मैनेजमेंट। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि हम मैनेजमेंट को स्टडी क्यों करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें और सोचना शुरू करें। आपके जहन में जो भी जवाब आता है आप फौरी तौर पे कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट दे दें कि सर हम इसलिए मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं। 2 मिनट के लिए वीडियो आप पॉज कर लें। ठीक है, अगर पॉज कर लिए तो हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब मैनेजमेंट हम स्टडी जो है क्यों करते हैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऊपर हम अपना पढ़ लेते हैं। जैसे वो स्टार्ट में कहता है यू मे बी वॉन्डरिंग वाई यू नीड टू स्टडी मैनेजमेंट इफ़ यू आर मेजरिंग इन accounting or making or any field other than the management. You may not understand how studying the management is going to help you in your career. We can explain the value studying management by looking at 3 things: university of the management, reality of work, and reward and challenges of being a manager. कहते हैं कि अगर अभी तक आपने मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा तो आपको ये बात अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि वो हमारे करियर में कितनी हेल्पफुल हो सकती है। और हम 3 चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। एक तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, रियलिटी ऑफ वर्क, रिवॉर्ड एंड चैलेंजेस ऑफ अ बीइंग मैनेजर। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, मैं इस पैराग्राफ को आज पढ़ देता हूँ। सबसे पहले वो कहता है जस्ट हाउ यूनिवर्सल is the need for the management in organization. We can say with absolute certainty that management is needed in all type and size of the organizations, at all organizational levels and in the all organizational work area and all in the organizations no matter where they are located. This is known as the University of the Management. In all these organizations, managers must plan, organize, lead and control. However, that is not to say that management is done the same way. What a supervisor in a software applications testing group at a Microsoft does versus what the CEO of Microsoft does is a matter of the degree and emphasis, not of function. Because both are the managers, both will plan, organize, lead and control, and how much and how they do will differ. However, अब इसमें ये बात वो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं डिफरेंट हैं हर जगह पे, और वहाँ पे जो काम करने वाले मैनेजर्स हैं वो 4 फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। जिसमें आपने पढ़ा हुआ है पोल का कंसेप्ट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब कहता है कि इन 4 फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए वो कोशिश ये करता है कि मैं अपनी चीज़ों को या अपने थिंग्स को अच्छे तरीके से मैनेज करूँ। लेकिन वो ये कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर मैनेजर का चीज़ों को मैनेज करने का तरीक़ेकार ज़रा मुख्तलिफ होता है। जैसा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट का वो CEO है और दूसरी साइड पे वो किसी और एक और कंपनी है जी उसका एक मैनेजर है किसी सॉफ्टवेयर फर्म का, तो उन दोनों का क्या होगा कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा। दोनों का मकसद एक ही होता है कि हम क्या करें कि हम इस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करें या करवाएं कि हमारा काम इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में क्या हो, कंट्रोल हो, कंप्लीट हो। ये था बेसिकली क्या यूनिवर्सिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक एग्जिबिट है 1.9 में यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैनेजमेंट जो है वो इतनी ज़रूरी क्यों होती है। देखिए, अगर कायनात का निज़ाम भी चल रहा है तो वो भी किसी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ही चल रहा है, उसमें भी चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं। अगर हम एक इंसान की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो 206 हड्डियाँ हैं तो वो भी किसी एक ऑर्गेनाइज वे में इंसान के अंदर मौजूद हैं। और अगर इंसान जो है थोड़ा सा मज़ीद गौर करे तो जितने भी निज़ाम चल रहे हैं उन तमाम निज़ामों के अंदर एक मैनेजमेंट मौजूद है जो कि एक ऑर्गेनाइज वे में चलती है, और ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें अपनी ख़त्म होती हैं, फिर चीज़ें जो हैं वो दोबारा से ज़िंदा हो जाती हैं या दोबारा से नए सिरे से वो अपना काम जो है करना शुरू कर देती हैं। तो मैनेजमेंट इज़ नीडेड इन, सबसे पहले यहाँ पे ऑल साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल लेवल या फिर लार्ज लेवल।
हमारी स्मॉल लेवल की अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे आप कह लीजिए 10-12 लोग काम करते हैं। और अगर हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आप ये कह लें कि 250, 300 या 400 लोग काम कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, उनको हम कहते हैं प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसा कि ये प्लास्टिक वाले होते हैं, फर्नीचर वाले होते हैं, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिनका बेसिक एम या मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। दूसरे नंबर पे होता है नॉट फॉर द प्रॉफिट। ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए बनती हैं या बनाई जाती हैं। जैसा कि हमारे स्कूल्स हैं, हमारे इसमें आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, या हमारे इसमें जो डिफरेंट जैसे ईदी वाले हैं, चिपा वाले हैं, इनका मकसद प्रॉफिट मेकिंग तो नहीं होता। या हमारी कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, इनका भी मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, लेकिन फिर भी ये किसी न किसी मैनेजमेंट के तहत, किसी सिस्टम के तहत चल रही होती हैं। तीसरे नंबर पे आता है, कहते हैं ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स की बात कर रहे हैं। इसमें बॉटम एंड टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। बॉटम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो मिड में काम करती है, या जो सेंटर में होती है, या जिसमें मिडल मैनेजर्स आ जाते हैं, जिनके पास कंसेप्चुअल स्किल्स का होना, जिनके पास ह्यूमन स्किल्स का होना ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पे टॉप लेवल्स आ जाते हैं, ये वो वाले एग्जेक्टिव्स होते हैं जिनके पास कंसेप्चुअल स्किल्स होती हैं, लेकिन वो भी क्या कर रहे होते हैं कि मैनेजमेंट का नॉलेज या मैनेजमेंट की टेक्निक्स उनके पास होना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उन लोगों ने चीज़ें अच्छे तरीके से क्या करनी होती है, मैनेज करनी होती हैं। चौथे नंबर पे आता है, इसमें कहते हैं ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज़, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, HR, अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम एट्सेट्रा। ये ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे ये मिलकर काम करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को पहले से बेहतर बनाया जाए या उसको प्रॉफिट की तरफ लेकर जाया जाए। तो इनकी भी यही कोशिश होती है कि हम क्या करें कि अपना जो मैनेजमेंट का वर्क है वो पहले से बेहतर करें, या मैनेजमेंट करके चीज़ों को कंप्लीट करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक प्रॉफिट की तरफ क्या करें, मूव करें। अब थोड़ा सा आगे मज़ीद चलते हैं। ये थी हमारी एक हेडिंग जिसमें लिखा हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड वाई स्टडी मैनेजमेंट। ठीक है, मेन हेडिंग का नाम है हमारा वाई स्टडी मैनेजमेंट, और इसमें हमने देखा कि द यूनिवर्सिटी ऑफ द मैनेजमेंट। दूसरे नंबर पे इसमें आता है द रियलिटी ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं। द रियलिटी ऑफ वर्क क्या होता है, वो कहते हैं अनदर रीज़न फॉर स्टडिंग द मैनेजमेंट इज़ द रियलिटी दैट फॉर द मोस्ट ऑफ यू वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज एंड बिगिन योर करियर you will either manage or be managed. For those who plan to be a managers, and understanding of the management forms the foundations upon which to build your management skills. For those of you who don't see yourself managing, you will still likely to have work with the managers, also assuming that you will have to work for a living, and recognizing that you have very likely to work in an organization. You will probably have some managerial responsibilities even if you are not a manager. Our experience tells us that you can gain a great deal of insight into the way your boss and fellow employees behave and how organizations functions by studying a management. Our point is that you don't have to aspire to be a manager to gain the something valuable from a course in the management. Reality of work वो ये बता रहा है, सिंपल इस पूरे पैराग्राफ का आपको मैं निचोड़ बता देता हूँ। वो ये कहता है कि हमारा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो स्टडी या जो नॉलेज हम आपको किताब के अंदर दे रहे हैं आप उससे बड़ा एस्पायर हो, बल्कि अगर आप में से कोई बंदा अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद एक मैनेजर बनना चाहता है, या एग्जीक्यूटिव मैनेजर या मालिक बनना चाहता है, तो उसको एक अच्छी और वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ अर्सा काम करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने बॉसेस के अंडर, ताकि वो सबसे पहले चीज़ें सीखे। अगर वो कामयाब मैनेजर बनना चाहता है तो फिर भी इसी प्रोसेस से गुजरेगा, और अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर बनना चाहता है तो फिर भी इसी प्रोसेस से वो गुजरेगा। तो याद रखिएगा कि अगर एक बच्चा, मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि जहाँ पे बिल गेट्स का नाम सुना हुआ आपने, वो एक होटल में गया, उसका बेटा एक होटल में गया, वो होटल में गया तो उसने कुछ ऑर्डर किया, खाया, और बाद में उसने कुछ पेनिस जो थे वो किए, टिप दिए अपने वो जो वेटर आया हुआ था। तो वेटर उसको देख के बड़ा हैरान हुआ। वेटर कहता है कि सर देखें, आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, अभी कुछ देर पहले आपका बेटा आया था, उसने यहाँ पे सूप पिया और मुझे कितने $1000 टिप दिए और वो चला गया। तो बिल गेट्स ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि देखें, मेरा बेटा पैदा हुआ था सोने की चम्मच मुंह में लेकर, लेकिन मैं एक लकड़हारे का बेटा हूँ और मैंने बड़ी मेहनत करके मैं ऊपर तक आया। सो दिस इज़ रियलिटी। तो जो लोग डायरेक्ट पहाड़ों की ऊंचाई पे बैठते हैं या मिल जाती हैं,
उन्हें गिरने का पता नहीं होता कि जब वो गिरेंगे तो वो उठेंगे कैसे, लेकिन जो लोग निचले स्टेप से ऊपर जा रहे होते हैं उन्हें सब पता होता है कि मैंने कैसे अपने आप को मेंटेन करना और कैसे अपनी ऊंची उड़ान पकड़नी है। तीसरे नंबर पे इसमें आता है रिवॉर्ड एंड चैलेंजेस फॉर बीइंग अ मैनेजर की बात कर रहे हैं कि एक जो मैनेजर होता है उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं और किन किन रिवॉर्ड्स को मद्देनज़र रख के उसको लोगों को आगे तक लेकर चलना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करते हैं, रिवॉर्ड्स जो हैं, क्रिएट अ वर्क इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स कैन वर्क टू बी अ बेस्ट इन देयर एबिलिटी। ये रिवॉर्ड्स हैं जी, आप उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं। हैव अपॉर्चुनिटी टू थिंक क्रिएटिविटी एंड यूज़ इमेजिनेशन, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जी, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। सपोर्ट कोचेज़ एंड नर्ट्यूर्स अदर्स, यानी कि जो भी सपोर्टर्स होते हैं, जो भी कोचेज़ होते हैं वो आगे आते हैं। हेल्प अदर टू फाइंड द मीन एंड फुलफिलमेंट इन द वर्क, दूसरे लोगों की आप मदद करते हैं। रिसीव रिकग्निशन एंड स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी, आप उनको एक स्टेटस देते हैं, आप उसको कहते हैं जी फलाना ये मैनेजर है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये डायरेक्टर है, ये वो है, ये है, जो चीज़ों को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। रिसीव अप्रोप्रिएट कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ द सैलरीज, बोनसेस एंड स्टॉक ऑप्शंस। गुड मैनेजर्स आर नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, आप उनको क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट कंपनसेट करते हैं, सैलरीज बोनसेस वगैरह दे रहे होते हैं। और आखिर में वो ये लिखता है कि अच्छे मैनेजर जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत भी होती है। आप इसी हेडिंग के अंदर चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स को क्या फेस करने पड़ते हैं, वो कहते हैं डू हार्ड वर्किंग, मे हैव ड्यूटीज़ दे आर मोर क्लरिकल दैन मैनेजरियल, मतलब कुछ ड्यूटीज़ उनको एज अ क्लरिकल भी देनी पड़ती हैं। अक्सर औक़ात मैंने बड़े बड़े मैनेजर्स को भी देखा, काम क्या कर रहे होते हैं, क्लरिकल कर रहे होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटिंग कर रहे होते हैं, और अक्सर औक़ात करने भी पड़ते हैं। हैव टू डील विद द वैरायटी ऑफ द पर्सनैलिटीज़, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ आपके पास आती हैं वैराइटीज़ की, उनके साथ आपको डील करना पड़ता है। ऑफन हैव टू मेक डू विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज के साथ उनको मैनेज करना होता है। मोटिवेट वर्कर्स इन द क्वालिटी एंड अनसर्टेन सिचुएशंस, अक्सर औक़ात जब हालात ख़राब होते हैं तो वर्कर्स को भी मोटिवेट करना पड़ता है कि कोई नहीं, जैसे अभी आप कोविड की सिचुएशन देख रहे हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल तौर पे बंद हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी खुलेंगे दोबारा, रोज़गार लग जाएगा, आप जो है वर्किंग जारी रखें। ब्लेंड नॉलेज, स्किल्स, एम्बिशंस एंड एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि उनके पास जो है डिफरेंट चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, जिसको यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं कि अपनी डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। सक्सेस डिपेंड्स ऑन द अदर वर्क परफॉर्मेंसेस, दूसरे बंदों से उन्होंने परफॉर्म करवाना होता है ताकि वो मैदान के अंदर जो है वो कामयाब हो सकें। सो ये बेसिकली क्या आता है हमारे पास यहाँ पे एक ये आज के इस क्वेश्चन के अंदर हमने 3 चीज़ें देखी। वाई वी स्टडी द मैनेजमेंट, वी स्टडी मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। नंबर 1 इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ द मैनेजमेंट, दिस इज़ द बेसिक रीज़न। सेकंड वन इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्क एंड थर्ड वन इज़ द रिवॉर्ड एंड चैलेंजेस फॉर बीइंग अ मैनेजर। सो ये 3 चीज़ें जो हैं हमने आज के इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की और यहाँ पे आके चैप्टर हमारा क्लोज़ हो रहा है। और ये आगे अगर आप देखें तो ये चैप्टर की समरी है बिल्कुल लास्ट में। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले उसने लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई मैनेजर्स आर इम्पोर्टेंट, ये आप ज़रूर पढ़ें। टेल हु आर द मैनेजर एंड वेयर दे वर्क, ये भी आप पढ़ें। यानी कि ये पूरे चैप्टर का एक निचोड़ होता है जहाँ पे आपने क्या करना होता है, ये चीज़ एक दफ़ा देखनी होती है, पढ़नी होती है, स्टडी करनी होती है और आपको चीज़ें साथ साथ पता चल रही होती हैं कि हमने पिछले पूरे चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, डिस्कस की हैं। लेट्स फ्रेंड, यहाँ पे आके आपका चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो रहा है, टॉपिक आपके ख़त्म हो रहे हैं और मैंने बड़ी कोशिश की है कि स्लो आपको पढ़ाऊँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। लेकिन फिर भी अगर कोई बात रह गई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें ताकि आपके जितने भी सवाल हैं उन सवालों का इंस्टेंट में जवाब दे सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।